नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। सुबह के 10 बज रहे हैं, वक्त हो गया है दमदार 10 का। दो खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अजीत द्विवेदी जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट सचिन कुमार जी हमारे साथ है। बहुत स्वागत है आप दोनों का। आज सबसे पहले बात राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की ही। भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले सभी 8 आरोपियों को सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। करीब 80 लाख रुपए की रिकवरी हुई है, जिसमें से 20 लाख से ज्यादा कैश आरोपी अविनाश शुक्ला से बरामद किया गया है। अब आरोपी अविनाश शुक्ला पर पुलिस का शिकंजा कस रहा है। पुलिस ने अविनाश शुक्ला की रिमांड के लिए अदालत में अर्जी लगाई है। पुलिस की रिमांड अर्जी पर आज स्पेशल कोर्ट में सुनवाई होगी। अविनाश शुक्ला से मंगलवार को पुलिस की टीम ने जेल में करीब 3 घंटे तक पूछताछ की थी। अविनाश के पास से ही सबसे ज्यादा रकम बरामद हुई है। 20 लाख कैश जेल में बंद अविनाश शुक्ला के पास से मिला। $1121 यानी कि करीब 1,06,000 रुपए और सोने चांदी की ज्वेलरी भी बरामद की गई है। अविनाश के अयोध्या वाले योग सेंटर पर 28 जून को पुलिस ने छापा मारा था। तब एक संदूक बरामद किया गया था और उस पर लाल रंग से राम राज्य कोष लिखा हुआ था। पेटीएम का QR कोड लगा हुआ था। छापेमारी का वीडियो बुधवार सुबह सामने आया। राम मंदिर परिसर में तैनात 400 निजी सुरक्षा कर्मी भी इस वक्त जांच के घेरे में हैं। उनकी ड्यूटी, उनका रोस्टर, सीसीटीवी, एंट्री एग्जिट रिकॉर्ड सबकी पड़ताल की जा रही है। आप यूं समझिए कि एक एक पर्चे को खंगाला जा रहा है। अब अविनाश शुक्ला के पास क्या क्या रिकवर हुआ वो आप जान लीजिए। नोटों का अंबार लगा हुआ था। देखिए ये तस्वीरें। उसके पास से 500 के 3,609 नोट, 200 रुपए के 579 नोट, 100 रुपए के 1,182 नोट, 50 रुपए के 5 नोट, 20 रुपए के 21 नोट और 10 रुपए के 5 नोट मिले हैं। कुल मिलाकर 20,39,220 रुपए की बरामदगी हुई है। हैरानी की बात तो यह है कि अविनाश शुक्ला इकलौता आरोपी है जिसके पास से दान में आए $1,121 भी मिले हैं। इसमें $100 के 8 नोट, $50 के 2 नोट, $20 के 9 नोट, $10 के 3 और $5 के भी 2 नोट शामिल है। रुपए में इन डॉलर्स की वैल्यू को करीब 1,07,000 रुपए आंका गया है। अविनाश शुक्ला के पास से सोने की चेन, अंगूठी, चांदी का सिक्का भी बरामद हुआ। अविनाश शुक्ला प्रतापगढ़ का रहने वाला है। यह शख्स 3 महीने पहले तक राम मंदिर के पास ठेला लगाकर पानी बेचता था। इसका भाई योग संस्थान में योग सीख रहा था। उसने इसे अपने साथ रखा। वहां से मंदिर के लोगों के संपर्क में आया। संस्थान के प्रभारी ने ट्रस्ट के लोगों से कहकर इसे चढ़ावे की काउंटिंग के काम में लगा दिया। अब सोचिए जरा कि 10 रुपए का नोट, 20 रुपए का नोट और यहां तक कि 5-5 के सिक्के तक नहीं छोड़े इन चोरों ने। दान चोर के दूसरे आरोपियों अनुकल्प मिश्रा, करुणेश पांडे, लवकुश मिश्रा, मनीष यादव, रमाशंकर मिश्रा और टिन्नू यादव के ठिकानों से जो बरामद हुआ, जहां जहां से रकम बरामद की गई, इसकी पूरी डिटेल आ गई है। ये डिटेल भी आपको दे देती हूं। लवकुश मिश्रा के पास से 14,25,000 रुपए बरामद हुए। 500 रुपए के 2,850 नोट हैं। अनुकल्प मिश्रा के पास से 16,82,040 रुपए बरामद किए गए। करुणेश पांडे के पास से 18,07,063 रुपए बरामद हुए। इसके अलावा टिन्नू यादव के पास से 1 लाख रुपए बरामद हुए। रमाशंकर मिश्रा के पास से पुलिस ने 7,32,170 रुपए बरामद किए। इतना ही नहीं, मनीष यादव के पास से भी 2 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। ये जो चढ़ावा चोर थे, इनका लालच का ये पुलिंदा कितना बड़ा था अजीत जी, कि 10-10 के नोट, 20 के नोट, 5 रुपए के सिक्के, कुछ नहीं छोड़ा इन्होंने। जब जितना मौका मिलता गया सब समेटते चले गए। और ये चूंकि उसमें जो हम लोग कल भी आप लोगों ने विजुअल्स दिखाए थे, जो विजुअल्स सीसीटीवी कैमरे से आया है, जिसे एक टेबल के इर्द गिर्द बैठ करके गिनती होती थी नोटों की, उस पर 20-22 लोग बैठते थे। तो मान लीजिए कि सारे लोग तो चोरी, अभी सारे लोगों के नाम चोरी में नहीं आ रहे हैं। इन 8 लोग पकड़े गए हैं, तो एक कहीं ना कहीं इनके दिमाग में ये भी होगा कि बाकी लोगों से बचा करके चोरी करनी है। तो वो जो मिल रहा था सामने से, 500 के नोट मिल गए तो 500 के नोट जेब में भर लिए। 2 डबल जेब की शर्ट पहन के जाते थे लोग, पैंट की जेब में रखते थे लोग, जुराबों में रखते थे लोग, और कोई फ्रिस्किंग नहीं होती थी। और एक बार फ्रिस्किंग की कोशिश की गई तो उल्टे उन लोगों ने इसको अपने ईगो का इशू बना लिया और जाकर के शिकायत कर दी और कुछ धमकी भी दी होगी अपनी
जिसके बाद फ्रिस्किंग रोक दी गई, कहा गया कि रैंडम कभी कभी ऐसे जांच की जाएगी। बल्कि जिस दिन फ्रिस्किंग की पहली कोशिश हुई थी उस दिन बाकी चोरों को अलर्ट भी कर दिया गया, चूंकि उनके सब लोग एक दूसरे को जानने वाले थे। जो फ्रिस्किंग का आदेश दे रहा है उसी के ये सब लोग हैं, तो इनसे कोई बात छिपी हुई नहीं थी। देखिए ये 8 लोग जो हैं, ये ऊपर के टॉप 3 लोग जिनके हम लोग नाम ले रहे हैं, उन्हीं तीनों के साथ जुड़े हुए हैं। चंपत राय, गोपाल राव और अनिल मिश्रा, ये तीनों लोग उन्हीं के लोग हैं। तो ये तीनों लोग ही तय करेंगे कि कब फ्रिस्किंग होनी है। जब चंपत राय को सूचना मिली और उन्होंने फ्रिस्किंग तय की तो चोरों को पता चल गया। उस दिन के सारे नोट बाथरूम में छुपाए गए, जो बाद में पता चले कि उस दिन के नोट बाथरूम में छुपाए गए। तो अब ये था कि चोरी में आप गिन रहे हैं, जब जो नोट आपके हाथ में आया, इस जेब में भरे, इस जेब में भरे, जुराबों में डाली, कुछ पैसे निकाले, जिसकी पार्टी की, समोसे मंगाए, रसगुल्ले मंगाए, अंधाधुंध खर्च किया उस रुपए को, और बाकी ले आकर के आपने घर में आपने गड्डी बनाई और बैंक्स में जमा की। तो ये जो चल रहा था, इन लोगों को किसी के मन में किसी तरह का कोई भय नहीं था। सिस्टम को लेकर के, आपस के लोगों में हो सकता है कुछ हो, लेकिन सिस्टम को लेकर कोई भय नहीं था। इनकी हिम्मत खुल गई थी, बैंक में इन लोगों ने सेटिंग कर रखी थी और उस पैसे को ले जाकर के इन लोगों ने, अब देखिए टिन्नू यादव के यहाँ सिर्फ 1 लाख रुपए मिले हैं, जो इन 8 लोगों में किंग पिन माना जा रहा है, जो इन 8 लोगों में सबसे ज्यादा लाभान्वित हुआ है। अब आप इनके घरों की जांच कराइए। उस दिन जब छापा मारने गई थी पुलिस, तो अपने साथ जमीन के अधिकारियों, जो सीओ होते हैं, अंचल अधिकारी होते हैं, उनको लेकर के गए थे ताकि जमीन के दस्तावेजों की जांच हो। तो जमीनों की जांच हो, जो कंस्ट्रक्शन हुए हैं उनकी जांच हो, पैसे और कहीं बाहर भेजे गए हैं उसकी जांच हो। अभी इसका दायरा बहुत बढ़ेगा। अभी तो पहले आरोपी को रिमांड पर लिया जा रहा है, उससे और भी राज खुलेंगे, जिससे और लोग टिन्नू यादव को यह समझ में आ गया था, जैसी हमारी जानकारी है कि टिन्नू यादव को यह समझ में आ चुका था कि चंपत राय के रडार में अब हम सब आ चुके हैं, और जब हम सब आ चुके हैं तो कभी भी यह पोल खुल सकती है। और इसलिए टिन्नू यादव ने अखिलेश यादव के लिए खबरी का काम करना शुरू किया। जानकारी यह भी है हमारे पास। अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की जांच के दौरान बहुत सारे खुलासे हुए हैं। पुलिस की जांच में पता चला कि मंदिर में चढ़ावे की चोरी लंबे समय से हो रही थी, लेकिन एसआईटी को केवल 45 दिन का ही सीसीटीवी मिला। इसके आधार पर चोरों की पहचान की गई। अब पकड़े गए 8 आरोपियों से पूछताछ में जो नाम सामने आए हैं उसकी तस्दीक उनके बैंक अकाउंट से हो रही है। सभी आरोपियों ने चोरी की गई रकम को या तो बैंक में जमा किया या उससे प्रॉपर्टी खरीद ली। पुलिस सभी आरोपियों के बैंक डिटेल निकालकर उनसे सवाल जवाब कर रही है। इसमें भी हैरान करने वाली बात तो यह है कि आरोपी ये भी नहीं बता पा रहे हैं कि जो रकम उन्होंने अपने बैंक में जमा की वो उनके पास कहां से आई। पुलिस की अभी तक की जांच में यह पता लगा है कि पिछले साल महाकुंभ के दौरान अपार चढ़ावा आया, जिसके बाद चोरों ने मोटी रकम में हाथ साफ करना शुरू कर दिया। राम मंदिर चढ़ावा चोरी में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस जांच में पकड़े गए आरोपियों का वाराणसी कनेक्शन भी आया है। सूत्रों की माने तो एसबीआई अयोध्या की ब्रांच ने वाराणसी की एक एजेंसी के लोगों की डिमांड की थी। इसके बाद एजेंसी ने लोगों को हायर किया। एजेंसी ने 19 लोगों को हायर करके एसबीआई को दिया, जिन्हें एसबीआई ने राम मंदिर में चढ़ावे की गिनती में लगा दिया। बताया जा रहा है कि ये सभी अनिल मिश्रा और टिन्नू यादव के करीबी थे। राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर लगातार हो रहे खुलासों में एक और खुलासा। राम मंदिर की ये चढ़ावा चोर इतने लालची हो गए थे, रातों रात करोड़पति बनने की भूख इनके अंदर इतनी सवार थी कि महीने का टारगेट पूरा करना, किसका बहुत ज्यादा पावरफुल है, किसकी ज्यादा चलती है, चोरों की उसी आपसी लड़ाई की वजह से खबर बाहर आई है। सबसे पहले एक चोर ने ही चोरी के बाद चंपत राय को बता दी। चंपत राय ने उसी दिन फ्रिस्किंग करवाने का फैसला किया, लेकिन जिसे फ्रिस्किंग की बात बताई वो भी चोर निकला। उसने ये बात सबको अंदर बता दी। चोरी उस दिन भी हुई, लेकिन चोरों ने पैसे उस दिन जेब और जुराब में ना रख के बाथरूम में छिपा दिए। फ्रिस्किंग में सब बच गए, लेकिन बाथरूम से पैसे रिकवर हो गए। सफाई कर्मचारियों ने आकर चंपत राय को बता दिया। यह पहली बार था जब चंपत राय का माथा ठनका और खबर नागपुर और पुणे तक दी गई। चुपचाप सीसीटीवी फुटेज की जांच होनी शुरू हुई। चोर नोट भरते हुए देखे गए, लेकिन एक गड़बड़ थी, क्योंकि टिन्नू यादव सब जानता था। चंपत ने रेड और टिन्नू को लगा, जब रेड हुई तो टिन्नू को यह लगा कि उसका भेद खुलने वाला है। टिन्नू ने ही फिर यह खबर समाजवादी पार्टी के नेताओं तक पहुंचा दी। तो बात यह है कि पाप का घड़ा इतना भर चुका था टिन्नू यादव और उसके सभी चोरों का कि एक ना एक दिन तो यह फूटना था। लेकिन कौन ज्यादा ताकतवर हो, किसके पास ज्यादा पैसा हो, कौन ज्यादा पावरफुल हो जाए, उसी चक्कर में टिन्नू यादव की भी पोल खुल गई। उसको यह लगा कि अखिलेश यादव को बता देंगे तो ये खबर वैसे खुल जाएगी। उनको ये नहीं पता था कि चोर चोर मौसेरा भाई होता है।
सब खुलेगा? देखिए, निश्चित तौर पे, और इसमें सबसे बड़ी जो कमी रही वो ये थी कि यहाँ पे कोई भी प्रोफेशनल अप्रोच नहीं था। एसबीआई वाली बात जो आप कह रहे हैं कि वहाँ के ब्रांच से नाम भेजा गया वहाँ बनारस की एक सिक्योरिटी एजेंसी के पास कि आप भेजें, उसके ओनर ने ये बयान दिया है कि हमारे पास ये नाम जो है एसबीआई की लोकल ब्रांच की तरफ से आए थे, जबकि प्रोसेस ये होता है कि हमेशा कॉर्पोरेट ऑफिस जो हेड होता है वहाँ से ये सब रिकमेंडेशन जाते हैं। फिर एसबीआई ब्रांच की तरफ से जो नाम गया वो अभी बताया गया है कि जो लोग उसमें थे, जो 8 लोग पकड़े गए हैं, उनमें से कुछ लोगों ने, लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा वगैरह ने वो नाम भेजे थे। कहने का मतलब ये है कि पहली बात तो ये सब कुछ अनौपचारिक तौर पे चल रही थी। दूसरी बात क्या गलती हुई कि जो ट्रस्टीज थे, खासकर चंपत राय जी वगैरह, उन्होंने बिल्कुल विश्वास कर लिया, और जब आपसे जुड़ के आपके रिकमेंडेशन पे आ रहा है तो ये बात आज से नहीं थी, ये लगभग ये 1-1.5 साल पहले से चलती थी। आप वहां पे जाएं कि किसकी चल रही है, चंपत जी के लोग हैं, गोपाल राव जी के लोग हैं, और भी बाकी लोग हैं। उसके बाद ये भी आ रहा था कि बाकी जो ट्रस्टी नहीं है वो उनका भी वीआईपी, और पूरा का पूरा जो तंत्र था ट्रस्ट से जुड़ा हुआ नीचे तक, वो एक ही चीज में था कि वीआईपी दर्शन कौन कितना ज्यादा करवा पाता है वहां पे। तो जहां पे आस्था की जगह उस सत्ता के, उसको एक शक्ति का केंद्र और उसके माध्यम से धनार्जन की बात बनाई, तो उसमें टिन्नू यादव जैसे लोग अगर अखिलेश को कह रहे हैं तो बहुत ही स्वाभाविक है, क्योंकि आपकी धर्म के प्रति या कोई भी जो एक आस्था होती है कि आप एक ऐसे टिन्नू यादव को क्या लगा इससे कोई पॉलिटिकल माइलेज अखिलेश यादव ले जाएंगे और फिर कोई फायदा टिन्नू यादव को पहुंचाया जाएगा, ऐसा था? या अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले को एक पॉलिटिकल गेन की तरह यूज करने की कोशिश की? देखिए, निश्चित तौर पे ये आपसी जो लड़ाई हुई उन सबों की कि कौन किसके माध्यम से आया है, उसमें जब ये बात हुई होगी कि आप सिंगल आउट कर दिए जाएंगे तो आदमी अंदेशा लगाता है। हो सकता है कि इनको अंदेशा लग गया हो कि अब हमें बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, कुछ किया जाएगा, तो वो एक बदले की भावना होती है ना, क्योंकि आप तो हमेशा उसी छोटे छोटे कैलकुलेशन में लगे हुए हैं। तो उस स्थिति में अगर टिन्नू यादव के माध्यम से अखिलेश यादव या सपा के किसी दूसरे नेता को गया है, तो सीधी तौर पर बात है कि इंटरनल जो बिकरिंग हुई है उसमें इनका यह लगा होगा कि अगर हम इससे वंचित हो रहे हैं तो हम पूरे मामले का ही खुलासा कर देते हैं। एक खबर और जानकारी जो मुझे मेरे सोर्सेस के हवाले से मिली अजीत जी, वो ये कि ये मामला जनवरी में ही खुल जाता ये मामला जनवरी में ही खुल जाता और ट्रस्ट के ही मेंबर्स के द्वारा चंपत राय को ऑफिशियल कम्युनिकेशन हुआ। उस ऑफिशियल कम्युनिकेशन में ये बताया गया कि इर्रेगुलरिटीज है, अकाउंट्स में भी दिखाई दे रही है, पैसा ठीक तरीके से अकाउंट नहीं हो रहा है, और फिर आप इसको प्रोफेशनल तरीके से चलाएं। ये रिकमेंडेशन भेजी गई ट्रस्ट के ही द्वारा चंपत राय जी को। यही तो असली चीज। लेकिन चंपत राय जी ने क्या किया, उसी का प्रिंट आउट लेके लेटर का वो केवल कर्मचारियों के अंदर घुमा दिया, लेकिन कोई प्रोफेशनल सिस्टम उन्होंने नहीं बनाया। तो इसी गलती के लिए तो उनको सबसे ज्यादा जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। जो लोग ये कह रहे हैं कि वो ईमानदार हैं, उन्होंने पैसे नहीं लिए हैं, इसके बावजूद उनके ऊपर अक्षमता और नकारेपन का जो आरोप लग रहा है, इसी वजह से तो लग रहा है कि आपके संज्ञान में चीजें थी और आप कंट्रोल नहीं कर सके उसको। यही तो अक्षमता है। ये एक और जानकारी है कि अप्रैल का जो पहला हफ्ता था, अप्रैल के पहले हफ्ते तक संघ के भी टॉप लीडर को, सरकार के भी टॉप लीडर्स तक ये बात पहुंच चुकी थी, और फिर भैया जी जोशी काम पर लगे और फिर धीरे धीरे करके मामले का खुलासा हुआ। वो स्पाई कैम लगाने का फैसला भी इसलिए चंपत राय का था और ट्रस्ट के ही लोगों का था कि जरा पता तो करें देखिए हो क्या रहा है। नियत सबकी थी कि जो ट्रस्टी थे वो निश्चित तौर पे वो चाहेंगे कि मामला सही तरीके से चले। यहां पे सबसे बड़ी बात यह है कि पहला तो आपने जिन लोगों को अपॉइंट किया है उनके बैकग्राउंड को आपने चेक नहीं किया और उनके डेली एक्टिविटीज को चेक नहीं किया। और दूसरी बात, जब ये मामला खुल के आया, क्यों चंपत राय जी पे लोगों का आक्रोश है? इसलिए नहीं कि उनके जो पहले का उनका जो योगदान है, बलिदान है, उस पर कोई प्रश्न चिन्ह, इसलिए कि जब यह मामला खुल के आया तो भी उन्होंने आके इसको ढकने की कोशिश की, बदनामी के डर से। होता है आदमी का कि मंदिर बदनाम हो जाएगा, भक्तों की जो श्रद्धा है उस पर एक प्रश्न चिन्ह लगेगा। भले गलत नहीं थी, लेकिन उनका तरीका जो था वो गलत था। एक बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों तक पहुंचाते। जापान के प्रधानमंत्री ताकाइची भारत दौरे पर हैं। इस वक्त राष्ट्रपति भवन में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है।
आप दिल्ली से देख रहे हैं। जापान की प्रधानमंत्री तकाइची इस वक्त भारत दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वो मंच साझा करते हुए आपको दिखाई दे रही हैं। इस वक्त तकाइची को, जापान के प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। और आप धुन पर अगर गौर करेंगे, बहुत सोच समझ के ये धुन बजाई गई है। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, सुभाष चंद्र बोस का नारा। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, उनके साथ एक आज़ादी के पहले से एक कनेक्शन है भारत का जापान के साथ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का कनेक्शन था और आज़ादी के बाद भी जापान के साथ भारत के जो संबंध विकसित हुए हैं वो बहुत ही रिमार्केबल है। आप देखिए, एशिया में या पूरी दुनिया में देखें तो भारत के जो सबसे विश्वसनीय साझेदार के तौर पर कोई एक कंट्री है तो हम लोग जापान का नाम ले सकते हैं। भारत का स्ट्रेटेजिक पार्टनर, भारत का इकोनॉमिक पार्टनर, एक भरोसेमंद पार्टनर ये जापान रहा है। हमारे संबंध उनके साथ बहुत अच्छे हैं। हम पूरे देश में हम मेट्रो का देख रहे हैं क्या किस तरह से, और दूसरे चीज़ों में जापान ने क्या मदद की है। और दूसरी जो अभी आप जो हम लोग ऊपर उसमें हम लोग लगा रहे हैं, इंडिया टीवी जो दिखा रहा है कि चीन की टेंशन बढ़ेगी, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची की भारत यात्रा में। हम लोग के साथ स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है, हम लोग टेक्नोलॉजिकल उनके साथ एडवांसमेंट के कोऑपरेशन और वो सब चीज़ें हम लोग संधि करेंगे, सब चीज़ें अपनी हैं। लेकिन एशिया के अंदर अगर कोई पावर, कोई दो देश मिल करके चाइना के पावर को बैलेंस कर सकते हैं या यूनिपोलर एशिया बनाने की जो कोशिश चाइना कर रहा है उसको कोई चैलेंज कर सकता है तो भारत और चीन। हम लोग साउथ कोरिया को इसमें नहीं रख सकते हैं क्योंकि वो उतना मिलिट्री पावर अभी वो नहीं है। जापान ने अपने को मिलिट्री पावर के तौर पर विकसित करना शुरू किया और भारत एक मिलिट्री पावर है। तो ये एक जिम्मेदारी है कि यूनिपोलर एशिया को में हम लोग बनने से रोकें और इसमें भारत जापान की भागीदारी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। और जो खास तौर पर हम बात कहते हैं कि साउथ चाइना सी जो है, बिल्कुल वो उस महासागर में किसी एक देश का प्रभुत्व ना हो जाए, चीन उसके ऊपर ऑटोनॉमी अपनी दिखाने की कोशिश ना करे, वो केवल भारत ही रोक सकता है। और देखिए, इसके लिए 21वीं सदी में लगातार ये जो संबंध है भारत और जापान का वो मजबूत होता है। 2000 में ग्लोबल पार्टनरशिप की डील हुई थी जब वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे। फिर 2006 में शिंजो अबे थे प्राइम मिनिस्टर, तो उसमें स्ट्रेटजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप है। फिर 2014 में जब प्रधानमंत्री की पहली सितंबर 14 में जापान का दौरा हुआ तो वो स्पेशल स्ट्रेटजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप हुआ। तो ये और भी गहरा होता जा रहा है, जिसमें मैरीटाइम सिक्योरिटी, साउथ चाइना सी की बात है, उसके अलावा डिजिटल और एआई के फील्ड में है, और जो अजीत जी ने बताया कि डिफेंस के फील्ड में भी, और चाइना को कंटेन करने की जो पॉलिसी उसमें सबसे रिलायबल और दोनों देश का इंसेंटिव जो है इसमें एक साथ जुड़ता है। तो भारत और जापान नई कूटनीति की नई उड़ान की ये तस्वीरें हमने आपके सामने रखी। बात बंगाल की कर लेते हैं। बंगाल में टीएमसी नेताओं पर, जरा स्टूडियो आ जाएं। हाँ, बंगाल में टीएमसी नेताओं पर एग अटैक जारी है। बंगाल में टीएमसी नेताओं पर एग अटैक की घटनाएं हैं कि थमने का नाम ही नहीं ले रही, और इस बार इसका शिकार हुई हैं महुआ मोइत्रा। कलकत्ता हाईकोर्ट की नाराजगी के बावजूद टीएमसी नेताओं पर अंडे का वार जारी है। टीएमसी नेताओं का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। ताजा मामला तो टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का है। नादिया में कल टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर अंडे फेंके गए। जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त महुआ मोइत्रा पार्टी ऑफिस में कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग कर रही थी। महुआ ने खुद इस अटैक का वीडियो बनाया, आरोप लगाया कि लोग पुलिस की मौजूदगी में ये कर रहे हैं। महुआ ने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी के लोगों ने उन पर अटैक किया। जब बीजेपी के लोग अटैक कर रहे थे तब उन्होंने डीजीपी को फोन लोकेशन बताई। पुलिस भी आई लेकिन तमाशबीन होकर वो देखती रही। দেখুন how I have been hit through the window and just see the সবাই কিরকম ভাবে এরা ফেলছে। পুলিশ জাস্ট দাঁড়িয়ে, জাস্ট দেখুন এদের, দেখুন পুলিশ জাস্ট দাঁড়িয়ে আছে, দেখতে পাচ্ছেন আপনারা সবাই। পুলিশ ইজ জাস্ট ওয়াচিং, দেখতে পাচ্ছেন? ডু ইউ সি ইট কামিং? ভাঙু ভাঙু, just see them, you can see them all hitting। महुआ मोइत्रा से पहले अभिषेक बनर्जी पर भी तो अंडे फेंके गए थे, जिसके बाद मामला कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंचा था। हाईकोर्ट ने इस मामले में बंगाल पुलिस को फटकार भी लगाई थी। हाईकोर्ट ने कहा कि आरोपियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस की है, ऐसे में अंडा फेंकने वालों पर कार्रवाई हो। उधर टीएमसी आरोप लगा रही है कि बीजेपी के लोग ऐसी हरकत कर रहे हैं, इसलिए पुलिस मूक दर्शक है। पश्चिम बंगाल का लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्या है? एमपी घुसने नहीं सकता है। कल हाईकोर्ट का ऑर्डर भी हुआ, उस ऑर्डर के बाद भी पुलिस कुछ नहीं सुनता है। तो ये किसी को कोई जगह में घुसने नहीं देता है, महुआ मोइत्रा को भी घुसने नहीं दिया। अभी आप मुख्यमंत्री जी जो वो
बड़ा बड़ा बात करते हैं विधानसभा में, लेकिन कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। एमपी तो सुरक्षित नहीं है, पश्चिम बंगाल में कोई सुरक्षित नहीं है। अब टीएमसी के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि टीएमसी के लोग ही टीएमसी पर अटैक कर रहे हैं। अंडा फेंकना बंद होना चाहिए और इसमें तृणमूल का जो नेता छुप कर घर में बैठे उसको मैदान पे उतरना चाहिए। तृणमूल को मार रहे हैं और सरकार हमारा चल रहा है। पुलिस कौन का किसका जेब में अगर अंडा होगा तो इसको पकड़ने के लिए तो कोई मशीन नहीं है, मेटल डिटेक्टर नहीं है। शायद मेटल डिटेक्टर से अंडा को पकड़ा नहीं जाता, तो हम लोगों को नया मशीन लाने दीजिए विदेश से। ऐसा टेक्नोलॉजी तो है नहीं अभी। तो किसका जेब में तृणमूल का अंडा है हमारा बस मालूम नहीं है। तो तृणमूल को इसको सल्टाना चाहिए, तृणमूल को इसको ढूंढ कर निकालना चाहिए। कौन कार्यकर्ता कौन नेता के ऊपर अंडा फेंक रहा है। अंडा फेंकना बंद होना चाहिए। बात तो सही कह रहे हैं कि कोई मेटल डिटेक्टर में अंडा थोड़ी ना पकड़ सकता है, लीथल वेपन तो है नहीं। बल्कि मैं तो ये कह रही हूँ कि टीएमसी के नेताओं को इस बात का शुक्र मनाना चाहिए कि घर पर सफेद साड़ियां कोई नहीं भेज रहा है, बम नहीं फोड़ रहा है, चाकू नहीं चल रहे हैं, कट्टा नहीं चल रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। और ये अभी ये एक तो हमको लग रहा है कि बंगाल में पहले भी ऐसा होता था और किसी भी घटना में हम लोग देखते थे कि बीजेपी के नेता जा रहे हैं, मंत्री जा रहे हैं, केंद्रीय मंत्री, उनके ऊपर पथराव हो रहा है, उनको घेरा जा रहा है, काले झंडे दिखाए जा रहे हैं। तो एक राजनीतिक संस्कृति की भी बात होती है। लेकिन कई बार ये भी लगता है कि अब अगर मान लीजिए लोगों का गुस्सा इतना सस्टेन थोड़े करता है कि भाई चला ही जा रहा है, गुस्सा खत्म ही नहीं हो रहा है। भाई आपने चुनाव हरा दिया ममता बनर्जी को, उनकी पार्टी भी टूट गई, अब क्या है। तो अब ये कहीं ना कहीं अब डिजाइन किया हुआ लगता है। अब ये डिजाइन जैसा कह रहे हैं सामिक भट्टाचार्य कि तृणमूल के लोग ही कर रहे हैं, तो अब तृणमूल के लोग कर रहे हैं या बीजेपी के लोग कर रहे हैं, लेकिन ये स्वाभाविक गुस्सा कम और ये डिजाइन किया हुआ गुस्सा। ब्रेक के लिए जाना है, लेकिन उससे पहले एक खबर और है बंगाल की, वो रह जाएगी। आज ऋतव्रत बनर्जी भी चुनाव आयोग से मिलने जा रहे हैं। नहीं, देखिए इसमें निश्चित तौर पे अब किसे पहचान मिलती है। विधायकों का बहुमत उनके पास है, लेकिन बात वही है सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है सुभाष देसाई केस में 2023 में कि भाई उसके संगठन और विधायक दल और संसदीय दल सबको एक साथ लेके देना होगा। तो चुनाव आयोग पे निर्भर करेगा। लगभग 700-800 करोड़ रुपए पैसे फ्रीज हैं, उस पर किसकी संपत्ति होगी, किसे मान्यता मिलेगी, सिंबल किसे मिलेगा। तो आने वाले समय कुछ भी हो, लेकिन ममता बनर्जी के लिए और खासकर अभिषेक बनर्जी के लिए ये बुरा ही होगा, कुछ अच्छा होने वाला नहीं।